Everybody and welcome back to SK1X and we're back again with another chapter for JEE and NEET, and today we are going to study about current electricity, basically electric current and electromotive forces, and next chapter में हम लोग direct current circuits के भी discussion करेंगे. So for now it is about electric current and electromotive force, which is itself a huge topic as well as to be called a chapter. तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ पे चार्जेस रेस्ट पे थे. नाउ विल गेट इनटू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जहाँ पे चार्जेस की मोशन होगी. सिर्फ वी नो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम लोग बेसिकली एज्यूम करते हैं चार्ज कैरियर्स होते हैं. प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, बट सिंस हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल या फिर विद इन द मटेरियल इटसेल्फ इजियर होता है. प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाउंड होता है बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए इस रीजन से प्रोटॉन्स को हम लोग इन मोशन यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं, बट रादर दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्चुअली मूविंग. अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें या फिर रादर एटॉमिक लेवल पे कहें तो से हमारे पास कोई भी मटेरियल है, इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कुछ हमारे रैंडम मोशन करते हैं. जैसे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देख चुका है कि कोई भी हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर अगर गैस फिल्ड है तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम थर्मल मोशन करते हैं. वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं. से ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहा है, ये वाला कुछ ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जो ट्रैजेक्टरी होती है वो अनडिफाइंड होती है. ये सारी मोशन रैंडम होती है, लेकिन सिर्फ ये मोशन रैंडम होगी इसीलिए कोई भी नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी डायरेक्शन में नहीं होते. तो जो एवरेज मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ये जीरो होता है, ये एवरेज मोशन जीरो होता है, जिसकी वजह से देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज एंड दैट इज द रीजन वी से कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. से मैंने क्या कर दिया कि इसी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड मैंने बेसिकली क्या किया कि इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया इस डायरेक्शन में. सिंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इन पे फोर्सेस एक्ट करेंगे जो कि इस डायरेक्शन में होंगी. तो सिंस अभी भी ये रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन बाद में किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी देखें, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उसकी ट्रैजेक्टरी नोटिस करें तो इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं, ये वाला से ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. ये कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन, लेकिन जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा, लेकिन इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट करेगा, तो इसका मोशन कुछ ऐसे टर्न्ड हो जाएगा टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एक्सिस, दिस डायरेक्शन. तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पे ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन भी करेंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स साथ मिलके इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी करेंगे अलोंग विद द रैंडम मोशन. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पीड आ जाती है जो कि ड्रिफ्ट स्पीड होगी, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो कि नॉन जीरो होती है. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के साथ अलोंग साइड ईच अदर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में एक नेट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है. यानी कि अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे. तो हम लोग इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नेट चार्ज फ्लो कर रहा है. तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट है. इलेक्ट्रिक करंट इज नन अदर थिंग देन द मोशन ऑफ चार्जेस इटसेल्फ, या फिर जिस रेट से चार्जेस की मोशन हो रही है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे. सो कोई भी हमारे पास सिचुएशन है, यूजुअली से हमारे पास एक वायर है, अगर इस वायर के अंदर हमारी मोशन ऑफ चार्जेस हो रही है, यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द रेट एट विच चार्जेस आर मूविंग पर यूनिट टाइम. तो इसे dq over dt कहा जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बेसिकली, लेकिन इसकी अगर डायरेक्शन पे फोकस करें, इसके पास एक डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन होने के अलावा भी फिर भी स्केलर है. विल जस्ट लुक इनटू दैट. हम लोग कुछ ऐसे लेते हैं कि अगर ये सारे चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव हैं, यानी कि ये प्रोटॉन्स हैं एंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है. अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड इस डायरेक्शन में मूव करें
तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करें या फिर जिस डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करें, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करें। तो इन ईदर केस अगर प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करें या फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करें तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यही है। तो अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दूं जो कि इस डायरेक्शन में होगी तो दिस इज प्रोटॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, अगर मूव करेंगे, बट एक्चुअली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स दैट विल मूव। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे दोनों केस में, दैट इज डायरेक्शन ऑफ आई is in the direction of protons opposite to the direction of electrons. This is just a conventional direction of electric current. That is the reason this is also called conventional current. तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग देख ले बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो इसके पास डायरेक्शन होता है। दैट इज द थिंग दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। एंड अगर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें इसे एम्पियर में मेजर किया जाता है विच इज denoted by the capital letter A. 1 ampere is equal to basically what? This is 1 coulomb per second. And उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऑल्दो हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन फिर भी वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक बेस क्वांटिटी है। एंड हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज मेजर्ड इन कूलम ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। दैट इज व्हाट एल्स वी कैन से अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज हम लोगों ने इतना देख लिया अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ लेट्स गो इनटू अ लिटिल डीपर इनटू द सब्जेक्ट। हम लोग देख लेते हैं अबाउट करंट डेंसिटी एंड स्टफ। बेसिकली यहाँ पे हम लोग अगर देखें कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, से यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि से हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव है, यानी कि प्रोटॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वी आर नॉट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन प्रोटॉन्स, रादर चार्ज कैरियर्स दैट हैव चार्जेस small q on them. And also ये जो मैंने कहा है कि electrons are the ones that carry actual में charge and उनके opposite direction में electric current होता है। This is for most metallic substances. उसके अलावा there are some substances जिसमें जो हमारी direction of current होती है वो determine होती है by both positive and negative charges, यानी कि protons and electrons साथ में मूव करें, but we are not going to discuss about that. हमारे पास कुछ चार्ज कैरियर्स हैं जो कि यहाँ पे मूव कर रहे हैं। से हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि डिफाइन होती है द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसे n बोल दूं, द नंबर चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट हैज द यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूबिक इनवर्स। तो अगर ये n है एंड ये n में से ईच चार्ज कैरियर के पास इतना अमाउंट का चार्ज है, तब हम लोग एक सिलेंडर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। वी आर जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारी पूरी एक लेंथ ऑफ वायर है, बट टू डिफाइन वेरियस थिंग्स एंड स्टफ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लाइक कितनी हो सकती है। उसके अलावा करंट डेंसिटी इज व्हाट टू डिफाइन दैट। हम लोग इसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेते हैं एंड ये जो हमारा एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा A। सिस टाइम dt अमाउंट में जितने से t इक्वल्स 0, यानी कि द बिगनिंग ऑफ टाइम पे जितने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इस सिलेंडर के बिगनिंग में थे, dt टाइम में बेसिकली सपोज इतने चार्ज पार्टिकल्स ने इतनी ये डिस्टेंस कवर कर ली। हम लोगों ने अस्यूम किया है कि जो ड्रिफ्ट इज स्पीड है ये बेसिकली vd है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्वियसली ये लेंथ क्या हो जाएगी, vd टाइम्स dt हो जाएगी। सारे चार्ज पार्टिकल्स साथ में मूव कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट वी प्रेडिक्टेड। यानी कि इस सिलेंडर के अंदर इन dt टाइम कितने पार्टिकल्स थे, द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स टाइम्स में द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा A टाइम्स v सब d टाइम्स में dt, दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या फिर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, n टाइम्स vd टाइम्स A टाइम्स dt। एंड सिंस ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूव करें, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो कि इसके अंदर था, दैट इज आई विल डिनोट इट बाय dq। तो ये बेसिकली हो जाएगा n टाइम्स vd टाइम्स में द चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर टाइम्स में हो गया हमारा A टाइम्स dt। सिंस ये dq फ्लो किया है इन टाइम dt, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें सो दैट इज बेसिकली I विच इज नथिंग बट d कैपिटल Q ओवर dt हो जाएगा। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट
एन टाइम्स हो गया वी डी टाइम्स क्यू टाइम्स ए। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हैं इज एन वी डी क्यू ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सिचुएशन। ऑल्दो ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रादर यहाँ से हमें दूसरी एक चीज मिल सकती है विच इज नथिंग बट अबाउट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं एज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, और रादर टू बी मोर प्रिसाइज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे करंट डेंसिटी बोलते हैं, विच विल बी इन दिस सिचुएशन नथिंग बट एन वी डी टाइम्स क्यू। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रादर दिस विल बी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, रादर दिस इज द फॉर्मूला दैट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया है, लेकिन जो हमारी करंट डेंसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, एंड यहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं। सो रादर देन डायरेक्टली गोइंग फॉर दिस इक्वेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इज ऑब्वियसली करंट पर यूनिट एरिया। ऐसा इसलिए होता है कि करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे या फिर सर्टेन एरिया में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हम लोग इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, जो कि डायरेक्शन अगर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड के हो जाएगी, अगर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव हैं तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे ये बेसिकली करंट डेंसिटी हो जाएगा। बट इन ईदर केस करंट डेंसिटी ऑलवेज points out in the same direction as the electric field. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो करंट डेंसिटी भी सेम डायरेक्शन में। तो करंट डेंसिटी एंड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं। सो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटिंग दीज आर समथिंग लाइक पैरेलल वेक्टर्स, और सो यू कैन कॉल समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ इस कि करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है ये हमेशा जीरो होता है, दे आर ऑलवेज पॉइंटिंग आउट इन द सेम डायरेक्शन। एंड इसी टर्म को हम लोग करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे टू डिफाइन अनदर टर्म इन करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन विल फाइनली प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अ लिटिल बिट अबाउट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज मैंने पॉइंट आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। तो कुछ सिंपल जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए एट अ गिवन टेम्परेचर, हमेशा एट अ गिवन टेम्परेचर रिमेंबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड करंट डेंसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दें तो व्हाट वी इंट्रोड्यूस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिससे हम लोग रो यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं, टाइम्स में ये हो गया वेक्टर जे। ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी, एंड ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बल्कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये डिफरेंट होती है। इसके यूनिट्स की बात करें तो यहाँ से आप यूनिट्स देख लोगे, लेकिन अभी जब हम लोग रेजिस्टेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां से एक्चुअल में समथिंग लाइक मोर यूज्ड ऑफ अ यूनिट जिसे ओमेगा यानी कि ओम मीटर में यूज किया जाता है। सो जस्ट विल इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट विल बिकम क्लियर। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ऑल्दो एट अ गिवन टेम्परेचर कुछ सिंपल मटेरियल्स के लिए ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू ईच अदर, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स के लिए दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप कैन बी इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें हम लोग ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं रख सकते हैं। इस लॉ को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। दिस लॉ इज सेड टू बी ओम्स लॉ। जो कि मटेरियल्स किसी भी टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को ओबे करते हैं उन्हें हम लोग ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। दीज आर सेड टू बी ओमिक कंडक्टर्स या फिर लीनियर कंडक्टर्स, क्योंकि ये रिलेशनशिप लीनियर है जो कि इस इक्वेशन को ओबे करते हैं। लेकिन जब ये इक्वेशन ओबे नहीं होता है तो उन काइंड के कंडक्टर्स को हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। And in nature actually it is easier to find non-ohmic conductors than ohmic conductors. Although ये बहुत ही simple relationship है, लेकिन इसे हम लोग throughout this kind of electromagnetism assume करते हैं। ओम्स लॉ का एक और फॉर्म है जो कि रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखा जाता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? लेट मी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट। इससे हमारे पास कोई भी वायर है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दिया जिसकी वजह से करंट डेंसिटी प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंस इट इज इजियर, सिंस हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ई वेक्टर जे वेक्टर्स हैं, दैट इज द रीजन कि इन्हें कैलकुलेट करने से इजी हम स्केलर्स कुछ स्केलर क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो वेक्टर ई यहाँ पे हो गया, वेक्टर जे यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसकी लेंथ कैपिटल एल एज्यूम करता हूँ या फिर इसे स्मॉल एल भी एज्यूम कर लेते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एक्चुअली, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करना ये इम्पॉसिबल है, दैट इज अ फैक्ट इन फिजिक्स। तो देयर आर एक्चुअली सम थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल एंड यू फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग्स स्पेशली इन फिजिक्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नथिंग बट v टाइम्स कैपिटल L लिख दूं एंड करंट डेंसिटी को नथिंग बट I ओवर A लिख दूं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि v टाइम्स L इज नथिंग बट रो I ओवर A, राइट। ये हो गया रो I ओवर A। तो यहाँ से हमें बेसिकली मिल जाता है कि अगर मैं L को उस साइड भेजूं सो v इज इक्वल टू रो L ओवर A टाइम्स में I हो गया। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिल गया कि जो हमारी वोल्टेज होती है एंड करंट होती है ये भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर ओमिक कंडक्टर्स यानी कि लीनियर कंडक्टर्स। एंड यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होती है वो होती है रो एल ओवर ए, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए ये तो कांस्टेंट होगी, तो इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं द टर्म रेजिस्टेंस विच इज रो एल ओवर ए। द रेजिस्टेंस एक्चुअल में रेजिस्टिविटी किसी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होती है वो मटेरियल्स के साथ डिफर करती है प्लस मटेरियल की ज्योमेट्री के साथ भी डिफर करती है। एज यू नो दिस डिपेंड्स ऑन बोथ द लेंथ ऑफ द वायर एंड इवन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। यहाँ से हमें बेसिकली वी हैव गॉट टू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो हमें बेसिकली ये मिल गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक्चुअल में यहाँ पे बेसिकली ई को हम लोगों ने v टाइम्स v, ये रादर v ओवर l होगा, राइट, ये v ओवर l होगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज ओवर में, तो यहाँ से भी बेसिकली v ओवर l मिल गया एंड दिस इज परफेक्ट। एक्चुअली इट हैपेंस क्वाइट मैनी टाइम्स विद मी कि समटाइम्स इवन विद द समथिंग देयर आर सम मिस्टेक्स इन द डेरिवेशन बट आई एम स्टिल गेटिंग द राइट। हाँ, ये इक्वेशन राइट है, हियर वाज एक्चुअली v ओवर l। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ऑफ द वायर ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं इन ओम्स, जिसे ग्रीक लेटर कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन सिंस ये L ओवर A इज नथिंग बट 1/मीटर, तो मीटर इधर गया तो रेजिस्टिविटी को ओम मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। सो रेजिस्टिविटी बेसिकली लाइक अगर आप कोई भी आयरन ले लो या फिर कोई भी स्टील ले लो तो मटेरियल्स के अकॉर्डिंग डिफर करेगी। रेजिस्टेंस मटेरियल्स प्लस हमारे मटेरियल की ज्योमेट्री के साथ डिफर करेगी। अब लेट्स सी, मैंने कहा था कि एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर हमेशा ये जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वैलिड होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके साथ रेजिस्टिविटी एंड दस इवन द रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। बेसिकली अगर रेजिस्टिविटी की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, किसी टेम्परेचर T पे रेजिस्टिविटी हम लोग लिखते हैं द रेजिस्टिविटी दिस इज टेकन एज अ रेफरेंस रेजिस्टिविटी, जिसे रो नॉट लिखा जाता है, टाइम्स में ये हो गया 1 प्लस अल्फा T माइनस में T नॉट। जैसे हमारी लेंथ वैरी करती है फॉर एनी स्पेसिफिक मटेरियल, वैसे ही रेजिस्टिविटी भी वैरी करती है। ये अल्फा मोस्ट मटेरियल्स के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ मटेरियल्स के लिए एक्चुअल में इट इज इन फैक्ट पॉजिटिव। इसे इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं द रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ अ टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखें टेम्परेचर T पे रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट टाइम्स में 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, एक रेफरेंस टेम्परेचर जिससे यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस एज रेफरेंस लिया जाता है। ऐसा क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस इज बेसिकली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह सकते हैं, एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो स्पेशल नंबर क्योंकि इसे भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर दैट इज 293.15 केल्विन माना जाता है, दैट इज द रीजन। तो ये हो जाती है। एंड अगर हमारी लेंथ सिग्निफिकेंटली वैरी नहीं कर रही है, क्योंकि अगर लेंथ वैरी करेगी तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की वजह से भी, लेंथ की वजह से भी एंड एरिया की वजह से भी वैरी करेगा। इन दैट केस दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर लेंथ एंड एरिया की एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट करें तो इन दिस केस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज नथिंग बट R नॉट टाइम्स में 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये नेग्लिजिबल ही होता है। तो दिस इज
ये हमें अनदर इक्वेशन मिल गया। दो रेजिस्टेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मोस्टली यू विल गेट टू सी द केसेस ऑफ रेजिस्टिविटी, बट यू स्टिल शुड नो दिस, क्योंकि यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। एंड ये जो हमारा अल्फा है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कहेंगे, बट बेसिकली दिस इज सेम एज द अल्फा अपीयरिंग इन दिस इक्वेशन, ये सेम टर्म्स है, दैट इज द थिंग। Since resistance and resistivity are directly proportional, that's why इनके equations do look so similar. एंड यहाँ पे बेसिकली मोस्ट मटेरियल्स के लिए तो अल्फा यहाँ पे हमारा ऐसे ही कांस्टेंट होता है। कुछ काइंड के मटेरियल्स होते हैं जिन्हें सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। सिंस वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी टाइम्स में हमारी हो गई करंट डेंसिटी। एंड उसके अलावा अगर हम लोग देखें ओम्स लॉ का एक और फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस लिख दो I टाइम्स R। ऑल्दो मैंने इसको ओम्स लॉ बोला है, this is a much more popular version of Ohm's law. Anyone asks you what is Ohm's law, तो you might be replying or anyone must be saying V equals IR, तो दोनों versions को Ohm's law कह सकते हैं। This is more like a vector version and this is more like a scalar version। तो since हम लोग जानते हैं बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिल गया कि V is also proportional to I। अगर R को इस साइड कर दें तो एट अ गिवन वोल्टेज जब हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो करंट डिक्रीज होती है, यानी कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतनी ही कम करंट होती है। दैट इज द थिंग दैट वी आर गेटिंग। इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ करंट डिक्रीज करती है, डिक्रीज करने के साथ करंट इंक्रीज करती है। तो यहाँ से अगर कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। सुपर कंडक्टर्स बेसिकली कुछ ऐसे काइंड का मटेरियल्स होते हैं कि जब उनका टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी वैसे ही लीनियरली ड्रॉप करती है। टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, रेजिस्टिविटी ड्रॉप करती है, लेकिन फिर एक ऐसा सडन टेम्परेचर आ जाता है जिसे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं कि रेजिस्टेंस उसके बाद लीनियरली एंड ग्रेजुअली नहीं ड्रॉप करती है बल्कि सडनली जीरो हो जाती है। यानी कि उसमें आपने एक बार एक करंट एस्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से without any say flow of energy, without any external energy या फिर source, that current the charges will be continuing to flow। अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें so this is something like this, रेजिस्टिविटी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लॉट होगा, टेम्परेचर कुछ ऐसे प्लॉट होगा। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ समथिंग लाइक सपोज हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये लीनियरली फॉल कर रहा है, फिर बेसिकली क्या होगा कि एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर TC आ जाएगा जहां पे रेजिस्टिविटी सडनली जीरो ड्रॉप कर जाएगी। दैट इज हाउ इसका ग्राफ बनेगा। एंड TC हम लोग अबव जाएंगे सो अगेन रेजिस्टिविटी कुछ ऐसे इंक्रीज करेगी। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके आगे लेट मी पॉज द वीडियो एंड देन विल ऑलराइट एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंस इलेक्ट्रिक करंट की इनफ डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टू डिफाइन दिस कंसेप्ट लेट मी टेल यू अ फैक्ट इन फिजिक्स कि बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें स्टडी इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, यानी कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें बेसिकली हमारा जो सर्किट होगा, हमारा जो पाथ होना चाहिए वो हमेशा क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर ये पाथ क्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ इसलिए होता है क्योंकि सपोज हमारे पास एक ओपन पाथ है, यानी कि एक ऐसा पाथ जो कि क्लोज नहीं है। तो जब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश की तो बेसिकली क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे थ्रू अ ड्रिफ्ट स्पीड। ये ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्वियसली एवरेज तो जो मोशन होता है, एवरेज मोशन रादर टू बी नॉट सेइंग, जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, वेरी लो। लेकिन इट डजंट मैटर कि इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंचते हैं। इट मैटर्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कितनी फास्ट सेटअप की है, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। वेल जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये बेसिकली 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे जब ये ग्रेजुअली यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे, इससे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि जब इनफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से एनी फर्दर मोशन इन दिस नहीं होगा, जिसकी वजह से जो फाइनली इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हमारा पाथ क्लोज्ड है तब इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी रखने का चांस है।
अगर वो भी देख लेते हैं, सो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे हमारा समथिंग लाइक दिस ऑफ अ सर्किट बन रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, समथिंग लाइक दिस से। इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, इसमें एक रेजिस्टर भी लगा देते हैं। ऑब्वियसली रेजिस्टर लगाना इज समथिंग लाइक कंपलसरी, क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बिना एक रेजिस्टर के नहीं देखोगे। यहाँ पे एक रेजिस्टर है हमारे पास विच हैज अ रेजिस्टेंस आर। इफ यू आर क्वेश्चनिंग व्हाट इज अ रेजिस्टर, तो रेजिस्टर्स कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर डिफाइंड रेजिस्टेंस होती है। ऑब्वियसली वी नो दैट मच अबाउट इट। वैसे तो वायर्स के अंदर भी रेजिस्टेंस होगी, बट इनकी रेजिस्टेंस हम लोग इग्नोर करेंगे एंड विल बी यूजिंग द टर्म रेजिस्टर विच वी हैव अप्लाइड एक्सटर्नली। यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज क्यू इस पॉइंट से शुरू होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो जब ये वापस इस पॉइंट पे आएगा, सिंस जब ये मूव करे तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होगा। लेकिन सिंस जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज नथिंग बट इसे वर्क डन बाय द फील्ड के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बेसिकली देख लें, बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही सेम होनी चाहिए, ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज बेसिकली अ कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जब ये चार्ज एक्चुअल में राउंड दिस पाथ मूव कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आता है। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आता है तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल जस्ट ड्रॉप एंड यहाँ पे स्टडी करंट नहीं मेंटेन होगा, यहाँ पे अगेन स्टडी करंट नहीं मेंटेन होगा। तो अगर हमें करंट को स्टडी मेंटेन करना है तो जितना ड्रॉप पोटेंशियल एनर्जी में बाय मूविंग थ्रू दिस सर्किट आएगा उतना ही इंक्रीमेंट आना चाहिए, जिसके लिए हम लोग एक काइंड का की डिवाइस का यूज करते हैं जिससे एक ईएमएफ का सोर्स कहते हैं। दिस डिजायर्ड डिवाइस इज सेड टू बी एन ईएमएफ सोर्स। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। जब ये हमारा कहाँ से करंट बेसिकली थ्रू आउट दिस मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव से दैट इज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स पे मूव करेगा। जब ये हाइयर से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन जब ये कुछ ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में, तब यहाँ पे पोटेंशियल ये ऑब्वियसली इसको अंदर से फ्लो करना पड़ेगा फ्रॉम लोअर टू हाइयर पोटेंशियल। तो जब ये लोअर से हाइयर, जब हाइयर से लोअर मूव किया तो बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आया। तो यहाँ पे जब ये लोअर से हाइयर पोटेंशियल में मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगी। तो ये जो टोटल हमारी सम होगा ये इलेक्ट्रिक करंट स्टेडी रह जाएगा। यानी कि एक ईएमएफ सोर्स लगाने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आ गई। एक ईएमएफ सोर्स के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पास करता है, लोअर से हाइयर पोटेंशियल तक, ताकि यहाँ पे एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आए जो कि पॉजिटिव हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करे। ईएमएफ सोर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स। ये जो हमारी क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आता है, इसे हम लोग इस क्वांटिटी को ईएमएफ कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑल्दो इट इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स बट इट इज समथिंग लाइक अ वोल्टेज, जो कि अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। कोई भी ईएमएफ सोर्स देखें, ये बेसिकली क्या करते हैं, नया लोअर से हायर पोटेंशियल तक चार्जेस का मूव करना, करंट का मूव करना इज डेफिनेटली इम्पॉसिबल। लेकिन एक ईएमएफ सोर्स है हमारे पास लाइक अ बैटरी और जनरेटर और समथिंग, ये दूसरी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दैट इज द रीजन जब करंट पास करता है तो इसके पास एक एडिशनल का पोटेंशियल एनर्जी आती है एंड इट कैन गो फ्रॉम लोअर टू higher potential. So this is nothing but conversion of mechanical energy or chemical energy into electric energy, that is electric potential energy. That is how it is actually done. Like अगर एक बैटरी देखें तो उसमें obviously हम लोग chemical energy का use करते हैं which is converted into basically this kind of electric energy या फिर electric potential energy. अब ये जो हमारे पास कोई भी EMF का सोर्स है जिसमें दो टर्मिनल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ना इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज होता है, ऑब्वियसली देयर इज गोना बी सम वोल्टेज, ये नो मैटर व्हिच करंट इज पासिंग थ्रू इट इज सेट कि ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। एंड ये जो ईएमएफ सोर्स है इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज होता है, दिस इज सेट टू बी द इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, इस वोल्टेज को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जिसे हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, बट रादर विल टेक इट टू बी कैपिटल रादर देन स्मॉल एप्सिलॉन, जो कि हम लोग परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड ऑल स्टफ के लिए देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर थ्रू आउट दिस मूव किए तो दो पॉइंट्स ए एंड बी के थ्रू अगर हम लोग मूव करें विथ करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर, तो हम लोग जानते हैं वी ए बी इज नथिंग बट आई टाइम्स आर। तो आई टाइम्स आर अमाउंट से पोटेंशियल में ड्रॉप आ गया, तो हम लोग जानते हैं उतना ही पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आना चाहिए सच दैट द इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स स्टेडी। सो VAB अमाउंट का इंक्रीमेंट भी आएगा विच इज नथिंग बट I टाइम्स R। जब हमारे EMF सोर्स के पास खुद की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उस केस में बेसिकली जो हमारी VAB के इक्वल ही जितना VAB डिक्रीज किया उतना एप्सिलॉन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक करंट है ये कांस्टेंट रह जाएगी। दिस इज वन इक्वेशन दैट्स यूज्ड, बेसिकली राइट है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में EMF सोर्स के पास खुद की भी रेजिस्टेंस होती है, जिसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम लोग इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ना जो VAB होता है, तो यहाँ पे एक एडिशनल ड्रॉप इन पोटेंशियल आएगा। ये तो बेसिकली ड्रॉप इन पोटेंशियल आया एंड एप्सिलॉन अमाउंट से इंक्रीज हो गया, लेकिन एडिशनल ड्रॉप इन पोटेंशियल आते हैं जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF सोर्स की वजह से आते हैं। इस केस में VAB को हम लोग कैसे लिखते हैं, द पोटेंशियल में इंक्रीमेंट माइनस में नथिंग बट I टाइम्स में ये R हो गया। दैट इज R बेसिकली क्या है, R हो गई हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF सोर्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF सोर्स हो गई I इज द करंट। जब हमारी कोई करंट पास नहीं करेगी तब जितना वोल्टेज होगा बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, किन्हीं भी टू पॉइंट्स के, दैट विल बी जस्ट इक्वल टू द EMF ऑफ व्हाट, ऑफ द EMF सोर्स। लेकिन जब करंट पास करेगी तो जो दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज होता है ये हमेशा EMF से कम होता है। सो इफ यू हैव समथिंग लाइक अ 1.5 वोल्ट बैटरी, तो जब करंट वहां पे नहीं है तो इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। जब उसमें से करंट पास करती है तब बेसिकली इसकी जो EMF से वोल्टेज होती है वो 1.5 वोल्ट नहीं होती है, लेकिन EMF फिर भी 1.5 वोल्ट होगा। इस काइंड के वोल्टेज को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। दैट इज व्हाट इट इज सेट, देयर इज एन एडिशनल पोटेंशियल का ड्रॉप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये EMF भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे सिर्फ VAB कुछ इतना आ गया, तो एप्सिलॉन माइनस IR को हम लोग द करंट टाइम्स में द टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिला कि एप्सिलॉन इक्वल्स I टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो मिल गया कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी थ्रू दिस काइंड ऑफ बैटरी जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसिडर द EMF ऑफ द बैटरी। ओवर में हो गया रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो कि एक्सटर्नल है, प्लस में द रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF सोर्स इटसेल्फ। तो ये हम लोगों ने EMF के बारे में भी देख लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके अलावा फ्यू मोर टॉपिक्स इन द चैप्टर विल फिनिश। सो फर्स्ट ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन, एंड अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। उसके लिए विल कंसिडर एक छोटा सा सर्किट एलिमेंट ले लेते हैं कि हमारे पास ये जो सर्किट है उसका एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ऑब्वियसली एलिमेंट्स छोटे होते हैं, वायर हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, EMF सोर्स हो सकता है, नॉट दैट बिग। इसको मैंने बस बिग बनाया टू शो पोटेंशियल थिंग्स एंड एवरीथिंग कि ये वायर से कनेक्टेड है, इस साइड से यहाँ से करंट इंटर कर रही है I, यहाँ से करंट लीव कर रही है I, स्टेडी करंट है। तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग VA कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल VB हो गया। अगर हमारी पॉजिटिव चार्ज है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एज्यूम करते हैं, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज Q जब नेचुरली मूव करेगा, हम लोगों ने एक्सटर्नली एनर्जी नहीं प्रोवाइड किया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल तक फॉल करता है। तो अगर हमारे पास चार्ज ये पॉजिटिव है, VA इज हायर देन VB, रिमेंबर द टू कंडीशंस, चार्ज इज पॉजिटिव एंड ये वाला पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ये वाला पोटेंशियल, तब जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे मूव करेगा, तो ऑब्वियसली जब ये हायर से लोअर पोटेंशियल तक फॉल करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इटसेल्फ
डिक्रीज कर रही है, तो ये दिस मस्ट बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स में कन्वर्ट होगा? नहीं, काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट होगा? क्योंकि उससे ये ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब करंट इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक फॉल करा है, तो यहाँ से करंट आई आई, तो यहाँ से ग्रेटर करंट आई डैश निकली, बट वी नो कि करंट तो यहाँ से चेंज नहीं कर सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया कि डिक्रीज की, तो ये कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेगी? ये जो सर्किट एलिमेंट है हमारे पास, ये एनर्जी इस सर्किट एलिमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब सर्किट एलिमेंट के अंदर कैसे स्टोर हो जाएगी? ये इस एलिमेंट के थर्मल एनर्जी या फिर के यानी कि इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो सकती है। दैट्स वाई आप देखोगे कि जब भी आप करंट फ्लो कराते हो तो वायर्स आर हीटेड अप, जो बैटरी होती है दिस इज ऑल्सो हीटेड अप, जो भी हमारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दे आर हीटेड अप, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल ड्रॉप्स आती हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, लाइक जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट कराते हैं हाइयर पोटेंशियल से लोअर, या फिर रादर लोअर से हाइयर पोटेंशियल तक मूव करेंगे वो बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसमें लॉस आती है, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल से। तो जब ये कॉलिजन करते हैं तो ऑब्वियसली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस आती है, यानी कि ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आई ये आयंस को मिल जाती है। यानी कि जब ये आयंस को स्ट्राइक करेगी तो आयंस ऑब्वियसली मटेरियल के अंदर वाइब्रेट करते हैं, तो जब ये आयंस को स्ट्राइक करेगी तो आयंस की वाइब्रेशनल एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइब्रेशनल एनर्जी कैन जस्ट बी रिलेटेड टू द थर्मल एनर्जी, यानी कि मटेरियल की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आता है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे अगर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ का पोटेंशियल ग्रेटर देन यहाँ का पोटेंशियल, तब जब करंट मूव करती है तो जो हमारी जो एनर्जी होती है ये सर्किट एलिमेंट को मिलती है। अगर ये एक रेजिस्टर है तो रेजिस्टर को मिलेगी, दैट्स व्हाई रेजिस्टर इज हीटेड अप। किस रेट से ये एनर्जी मिलेगी उसकी डिस्कशन करनी है। ओके, वी कैन डू। से वर्क हो रहा है यहाँ पे DW वर्क बोल देते हैं, दिस इज नथिंग बट Q टाइम्स में यहाँ पे हम लोग एक पोटेंशियल ड्रॉप ले लेते हैं विच इज VAB। हम लोगों ने VAB माना पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम्स में ये DQ हो गया, टाइम्स में ये DQ हो गया। DQ को हम लोग IDT लिख सकते हैं, सो दिस इज VAB टाइम्स IDT। अगर मैं पावर की बात करूं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, DT कैंसिल हो गया, सो VAB टाइम्स में I। ये एनर्जी के इक्वेशंस मैटर नहीं करेंगे, रादर पावर के इक्वेशंस मैटर करते हैं कि किस रेट से या तो एनर्जी सर्किट एलिमेंट को मिल रही है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। अगर VAB इन केस VAB इज लेसर देन VB, उस केस में क्या होगा? तब यहाँ पे VA इज लेसर देन VB, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन ये कहाँ से इंक्रीज करेगी? मतलब यहाँ पे ना, एंड करंट तो सेम होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं कर सकती है। मतलब इस केस में ये सर्किट एलिमेंट जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, सर्किट एलिमेंट अपनी एनर्जी यहाँ के चार्ज कैरियर्स को देगा। तो VA इज ग्रेटर देन VB, तो सर्किट एलिमेंट के अंदर एनर्जी डिलीवर होती है, VA इज लेसर देन VB, तो सर्किट एलिमेंट खुद एनर्जी डिलीवर करता है, यानी कि एलिमेंट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। तो किस रेट से डिलीवर या फिर एक्सट्रैक्ट हुई एनर्जी फ्रॉम द सर्किट एलिमेंट? द पोटेंशियल अक्रॉस द एलिमेंट टाइम्स में द करंट फ्लो। कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं, लाइक द केस ऑफ अ रेजिस्टर। जब हमारे पास एक रेजिस्टर है एज द सर्किट एलिमेंट, समथिंग लाइक दिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हो गया VA, यहाँ पे हो गया VB, करंट फ्लोज I। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है? ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं इस केस में VA हमेशा VB से बड़ा होता है, VA VB से हमेशा बड़ा होता है। चार्ज को हम लोग, ये जो हमारा चार्ज है बेसिकली ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। इस केस में VA हमेशा VB से बड़ा होता है, यानी कि इन द स्पेशल केस ऑफ अ रेजिस्टर, ये जो पावर है ना, जैसे मैं VAB टाइम्स में I लिख रहा हूँ, तो VAB को I² I टाइम्स R लिख सकते हैं,
सो दिस इज नथिंग बट आई स्क्वेयर आर या फिर VAB स्क्वेयर ओवर आर फॉर द स्पेशल केस ऑफ अ रेजिस्टर। जब हमारे पास रेजिस्टर होता है तो जब इसमें से करंट पास करती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टर खुद की एनर्जी तो करंट को देगा नहीं, खुद की एनर्जी चार्ज कैरियर्स को देगा नहीं, रादर ये एनर्जी ले लेता है। रेजिस्टर की थर्मल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, यानी कि दिस इज द रेट एट विच पावर इज डिलीवर्ड टू अ रेजिस्टर। आई स्क्वेयर आर, यहाँ पे VAB स्क्वेयर ओवर आर ज्यादा यूज नहीं होगा, आई स्क्वेयर आर इज द टर्म जो कि वेरी फ्रीक्वेंटली इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वेरी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। रेजिस्टर है तो ये हमेशा इसकी जिस पॉइंट पे करंट इंटर करी है वहां की पोटेंशियल ऑलवेज ग्रेटर देन जिस पॉइंट पे ये करंट लीव कर रही है। अगर हमारे पास ये say this is the power input to a resistor, what about power output to a source, कि ये हमारा सर्किट एलिमेंट रेजिस्टर नहीं बल्कि एक EMF सोर्स हो गया। उस केस में बेसिकली क्या होगा? सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इससे दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, करंट इंटर कर रही है, करंट लीव कर रही है, तो चार्ज कैरियर जो है ये पॉजिटिव है, इनके पास पॉजिटिव चार्जेस है, ऑब्वियसली मानेंगे तो यही से हमारे पास VA इज लेसर देन VB इन दिस सिचुएशन यूजुअली होता है। एंड इन दिस केस तो P इज अगेन VABI वही होगा, VABI वही होगा। VAB इस केस में क्या हो सकता है, एप्सिलन माइनस, तो ये हो जाएगा एप्सिलन I को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस में I स्क्वेयर टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। यहाँ पे जब ये करंट इस EMF सोर्स के थ्रू पास करेगी तो ये लोअर से हायर पोटेंशियल तक जाएगी। इसका मतलब क्या, लोअर से हायर पोटेंशियल का मतलब इसके पास एडिशनल गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। ये कहाँ से है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज की नहीं करनी चाहिए। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि ये EMF सोर्स अपनी एनर्जी आउट देगा, अब यहाँ से अपनी एनर्जी, इसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगी एंड डिलीवर होगी इनटू द रेस्ट ऑफ द सर्किट, मतलब चार्ज कैरियर्स। कैसे, दूसरी फॉर्म की एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी या फिर वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती हैं लाइक इन अ बैटरी इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब अक्रॉस अ रेजिस्टर मूव करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलन I माइनस I स्क्वेयर आर दो टर्म्स मिल रहे हैं, मतलब जब अक्रॉस इट मूव करेंगे तो एप्सिलन I इतना इंक्रीमेंट आएगा हमारी इस रेट से, हमें एनर्जी इनटू रेस्ट ऑफ द सर्किट मिलेगी, लेकिन I स्क्वेयर आर से के रेट से एनर्जी डिक्रीज भी करेगी। लेकिन सिंस R यूजुअली छोटा होता है तो यूजुअली हम लोग क्या देखेंगे, I स्क्वेयर आर इज लेसर देन ऑलवेज एप्सिलन I इन द केस ऑफ EMF। तो एप्सिलन I से एनर्जी इंक्रीज करेगी अक्रॉस दिस मूव किए, राइट। इतनी एनर्जी कन्वर्ट हुई फ्रॉम मैकेनिकल टू हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड इतनी एनर्जी कहाँ गई, वेस्ट में चली गई इनटू थर्मल। हाँ, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी I स्क्वेयर आर अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन नेट जो नेट पावर होगा दैट इज ऑलवेज कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके अलावा वी कैन डिस्कस, ये तो EMF, द पावर आउटपुट ऑफ अ सोर्स हो गया। व्हाट अबाउट पावर इनपुट टू अ सोर्स, यानी कि अगर हमारे पास एक बैटरी है जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी है ऑब्वियसली एन EMF सोर्स, लाइक कार बैटरी को चार्ज करें, उस केस में बेसिकली क्या होगा, कार बैटरी को चार्ज करें, उसके पास EMF है, चार्ज कर रहे हैं तो जो करंट हम लोग दे रहे हैं वहां से हायर EMF है। रिमेंबर, करंट EMF सोर्स कभी करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ये करंट को बस एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी देता है ताकि करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो। उस केस में क्या होता है, पावर इनपुट टू अ सोर्स की सोर्स में एनर्जी इनपुट करें तो ये बेसिकली एप्सिलन I प्लस में I स्क्वेयर आर, इसको मैं फुल लिख देता हूँ, VAB टाइम्स में हो गया I, यहाँ पे एप्सिलन I प्लस I स्क्वेयर आर के इक्वल हो जाता है। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग, ये एक इक्वेशन हो गया। तो बेसिकली दीज आर थ्री स्पेशल केसेस, जो हमारी मेन इक्वेशन यही है, एंड यहाँ से हम लोग थ्री केसेस डिराइव कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये वाला भी इक्वेशन काम आ सकता है। दिस इज लाइक नेग्लिजिबल, ये काम नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट ये काम नहीं आते, बट स्टिल यू माइट लर्न इट आफ्टर ऑल। तो ये सारे ये फॉर्मूलाज एक सिंगल इक्वेशन पे बेस्ड है, द पोटेंशियल टाइम्स में I हो गया। तो अगर हमें पावर पता है इन टाइम t कितना पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आया या फिर वर्क हुआ, यानी कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि I स्क्वेयर आर इज द रेट, जैसे जिस रेट से हमें
रेजिस्टर के अंदर थर्मल एनर्जी मिल रही है, तो टाइम टी में इस रेजिस्टर को कितनी थर्मल एनर्जी मिलेगी, इसमें से टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी थर्मल एनर्जी मिलेगी। एंड दैट इज ऑल देयर इज टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके अलावा देयर इज थ्योरी ऑफ मेटालिक इंडक्शन एंड ऑल स्टफ which will really be not used in our competitions like JEE and NEET, and that is the reason. That was all for today. In one shot we have already covered electric current and electromotive force for JEE and NEET, and thanks to you always, and Jai Hind Jai Bharat.